हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आगामी डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यह वीडियो अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम टेक्निकल जो है आपके निमी के सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी प्रदान करेगी। और आज की इस वीडियो में हम कुल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ कारण की वजह से हम 25 क्वेश्चन ही तैयार कर पाए हैं। ठीक है, बट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से, और मैं भी अपनी तरफ से उस सारे क्वेश्चन का डिटेल्स आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं पूरे क्वेश्चन नहीं रख पाया आप लोगों के सामने, इस वजह से उसके लिए सॉरी। और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे हमारा पहला प्रश्न है, टेलो और लार्ड ऑयल लुब्रिकेंट की तरह प्रयोग किए जाने वाले दो फैटी ऑयल है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टेलो और लॉर्ड ऑयल ये आपके लुब्रिकेंट है। वो किस प्रकार का लुब्रिकेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये फैटी ऑयल है। तो फैटी ऑयल का मतलब ऑयल है। ठीक है, तो आपके लुब्रिकेंट जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, या सॉलिड, सेमी लिक्विड और लिक्विड, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो जो टेलो और लार्ड ऑयल है ये आप करके लिक्विड लुब्रिकेंट के तरह आते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और ये सबसे पहले आप जान लेते हैं कि लुब्रिकेंट होता क्या है। तो लुब्रिकेंट एक प्रकार का पदार्थ है जिसका प्रयोग मैचिंग की दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जहाँ पे अभी दो पार्ट्स मैच करते हैं तो वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होती है, और घर्षण से तापमान में वृद्धि होती है वहाँ पे, और तापमान की वृद्धि होने से भी आपकी आग लगने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि तापमान को नियंत्रण करने और घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है लुब्रिकेंट से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे और इतनी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी जितने हमने आपको बताई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोल्यूबल ऑयल मशीनिंग ऑपरेशन में प्रयोग होने वाला कटिंग फ्लूइड है। तो सोल्यूबल ऑयल जो है आपका, यह भी आपका लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट ही है। ठीक है, जो कि मशीनिंग ऑपरेशन के लिए, सामान्यतः जो आपके मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, किसी यूनिट कंपोनेंट्स या पार्ट्स का अधिक संख्या में उत्पादन मास प्रोडक्शन कहलाता है। तो किसी भी कंपोनेंट्स का आप अगर अधिक संख्या में हम उसको उत्पादन करते हैं तो उसी को मास प्रोडक्शन कहते हैं। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि अधिक संख्या में उत्पादन करना। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक चक 2 प्रकार के होते हैं। तो जो आपके चक होते हैं इसका प्रयोग जो है लेथ मशीन पर जाब को पकड़ने के लिए करते हैं। और चक जो है आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि 3 चक, 4 चक। ठीक है, मैग्नेटिक चक। तो याद रखिए कि मैग्नेटिक चक जो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक चक, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक। तो ये 2 प्रकार के आपके मैग्नेटिक चक होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक चक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक। तो और ये जो आपके मैग्नेटिक चक होते हैं इनका प्रयोग जो है इरेगुलर शेप वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम इसका जो है प्रयोग करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे कि इरेगुलर शेप वर्कपीस को पकड़ने के लिए कौन से चक का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा वहाँ पे हम मैग्नेटिक चक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ब्लो हार्ड स्टेक में 2 साइज़ के गोल होते हैं। तो ब्लो हार्ड आपका स्मृति शॉप में प्रयोग किया जाता है, और इसका जो स्टेक होता है, स्टेक का प्रयोग होता है किसी भी जाब को सहारा देने के लिए। ठीक है, और इसमें इसमें जो है 2 होल होते हैं जिसका डायमीटर जो है अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग साइज़ का होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक चीजल का क्रॉस सेक्शन अष्टभुजाकार होता है। यानी कि जो चीजल जो होता है उसका आकार जो होता है वो अष्टभुजाकार होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि चीजल का क्रॉस सेक्शन होता है किस प्रकार का होता है, अष्टभुजाकार या षष्ठभुजाकार, यानी 6 भुजा वाला कि 8 भुजा वाला। तो चीजल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो अष्टभुजाकार होता है। ये आपका आंसर सही होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चीजल आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। तो जो आपके कोल्ड चीजल है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्लैट चीजल, क्रॉसकट चीजल, ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजल, वेव चीजल, ये आपके कोल्ड चीजल के सारे प्रकार हैं। जबकि हॉट चीजल जो है आपका, ये आपके फोर्जिंग या स्मृति शॉप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
जो हॉट चीज़ल है इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, जबकि कोल्ड चीज़ल का एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और चीज़ल से संबंधित एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि कार्नर पूछता है कि कार्नर से धातु हटाने के लिए कौन से चीज़ल का यूज़ करते हैं। तो कार्नर से धातु हटाने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछता है चीज़ल से कि क्या कहते हैं उसको, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु हटाने के लिए कौन से चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो चेन याद रखिएगा कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को हटाने के लिए वेब चीज़ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और चीज़ल में जो है एक डिफेक्ट आता है, आपके चीज़ल जो है आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 1% से लेकर के 1.2% तक कार्बन की मात्रा हो, उसी हाई कार्बन स्टील के जो है आपके चीज़ल बनाए जाते हैं। चीज़ल में एक डिफेक्ट आता है उसके मशरूम हेड के संबंधित, तो मशरूम हेड चीज़ल का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब भी मशरूम हेड चीज़ल हो तो उसके हेड को हम ग्राइंड करके पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप चीज़ल के बारे में याद रखिएगा। तो उम्मीद है अगर कोई चीज़ल से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तब उसका आंसर सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सुरक्षा जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और वर्कशॉप की सुरक्षा। ये सुरक्षा ये जो है आपके 3 प्रकार की होती है। स्वयं की सुरक्षा से मतलब है कि अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अपने कार्य के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अपने काम के ऊपर कंसंट्रेशन के साथ अपने कार्य को मतलब कि अपने कार्य पे ध्यान दें, मतलब यही उसी को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको ध्यान से करें, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा। उसके बाद जिस मशीन पे आप कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित भी सुरक्षा के ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ बात है वर्कशॉप की सुरक्षा। तो वर्कशॉप की सुरक्षा के लिए संबंधित है कि अगर आप वर्कशॉप में घूम रहे हैं तो नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। वर्कशॉप में जहाँ पे भी जाएँ तो मतलब किसी भी मशीन वगैरह का जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो उसको हमें ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी 3 प्रकार की सुरक्षा होती है जनरली, आप इसको याद रखिएगा। ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुरक्षा कितनी प्रकार की होती है, तो इतना बस याद रखना है आपको कि सुरक्षा जो है आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और वर्कशॉप की सुरक्षा, ये मुख्यतः 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बराबर मात्रा में होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि न्यूट्रल फ्लेम में जो है हम इसे न्यूट्रल फ्लेम में इसी वजह से करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम पूछता है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा कि एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2, ठीक है, और H2। ऑक्सीजन का तो आपको पता ही होगा कि O2 होता है, और इनका जो अनुपात होता है 1:1 होता है। तो याद रखिएगा ये अब कि न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर होती है। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2 और एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, और जिनका अनुपात जो होता है 1:1 होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का, स्लिप गेज को गेज ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लिप गेज को हम गेज ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। और गेज ब्लॉक या जॉनसन गेज भी हम इसको कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि स्लिप गेज को गेज ब्लॉक या जॉनसन गेज भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, स्वेज ब्लॉक मिलेबल कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो जो स्वेज ब्लॉक है ये आपका फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है, और फोर्जिंग या स्फीति शॉप में प्रयोग किया जाता है, और इसका यह जो है आपके मिलेबल कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, एनविल की फेस प्लेट टूल स्टील से बनती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनविल की जो बॉडी है वो दूसरे मटेरियल से, जबकि इसका फेस प्लेट भी दूसरे मटेरियल से बनाया जाता है। तो जब भी आपकी एनविल की फेस प्लेट की बात करें तो ये टूल स्टील से बनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एनविल का प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं, ठीक है। जॉब को बेंड करना हो या किसी भी हार्डी वगैरह का जो उसमें पकड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कटिंग के लिए, ये डीजल नहीं है, यह चीजल है, ठीक है। स्टील की कटिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल जो होता है 70 डिग्री रखा जाता है। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टील की कटिंग के लिए पूछ सकता है आपसे कि चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो 70 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही एल्यूमिनियम की कटिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल 35 डिग्री, और कापर की कटिंग के लिए हम चीजल का जो कटिंग एंगल रखते हैं वो 45 डिग्री रखते हैं, ये आप याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, व्हील ड्राइव में स्लिपिंग और क्रिपिंग की संभावना रहती है। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए हम बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं, चेन ड्राइव का भी प्रयोग करते हैं, इसके साथ ही गियर ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वेल्ट ड्राइव में जो है अधिकतर स्लिपिंग का चांस होती है, यानी कि वेल्ट वगैरह आपके स्लिप हो जाते हैं,
तो ये वेल्ट स्लिपिंग और क्रिपिंग का जो डिफेक्ट होता है या वेल्ट ड्राइविंग होता है, इससे आपकी पावर लॉस होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, गियर का प्रयोग करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि मशीन को बार बार चालू या बंद करना हो तो फास्ट और लूज पुली का प्रयोग करते हैं। पूरी का नहीं है यहाँ पे, फास्ट और लूज पुली, सॉरी फास्ट और लूज पुली है। ये आप याद रखिएगा, सॉरी लूज तो सही है, पुली, ठीक है, ये पुली नहीं है आपका, क्या है, पुली है। सॉफ्ट और लूज पुली का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि मशीन को बार बार चालू या बंद करना हो तो हम फास्ट और लूज पुली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज की इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सारे आपको पहले बता दिया था कि मैं आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मतलब 25 क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए थे, तैयार नहीं किए थे। तो इस वजह से आप लोगों को पूरा एक बार सॉरी उसके लिए। और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि आपकी ये सीरीज जैसे डेली 25 क्वेश्चन होते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, तो आज की अंतिम वीडियो को अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सामान्य बेयरिंग का तापमान 60 से लेकर के 70 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि सामान्यतः बेयरिंग का जो तापमान होता है वह 60 से 70 डिग्री के सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेयरिंग से संबंधित याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बेयरिंग किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो बेयरिंग आपका गन मेटल या एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है बॉल बेयरिंग का, ठीक है, कि बॉल बेयरिंग के जो केज होते हैं वो किसके बने होते हैं, जबकि और इसके जो बाल होते हैं तो या रेसेस होते हैं वो किस के बने जाते हैं। तो बॉल बेयरिंग के जो केज होता है वो पीतल से बना जाता है, जबकि रेसेस आपके क्रोमियम स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो बॉल बेयरिंग होता है उसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, जबकि लीनियर बेयरिंग में जो है आपका लीनियर कॉन्टैक्ट होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे बेयरिंग से पूछता है कि सबसे सर्वाधिक भार सहन करने वाला बेयरिंग कौन सा है, तो टेपर रोलर बेयरिंग सबसे अधिक भार सहन करता है। ठीक है, तो ये बेयरिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही प्रकार दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो लाइक है या जो आप कमेंट करते हैं यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और मुझे लगता है कि हाँ, आप अगर इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो मुझे और भी अच्छे तरीके से मेहनत करना चाहिए, मुझे आप लोगों को और टाइम देना चाहिए। और आप सोचते हैं कि ये 20 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, तो इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। आप ये ना सोचें कि ये वीडियो 10 मिनट की है तो मतलब कि 10 मिनट में बन जाती हैं। इसके पीछे बहुत हार्डवर्क होता है। तो इस वजह से आपको हार्डवर्क कोई भी इंसान कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे हम हो या आप हो। ठीक है, तभी आपका उसको बेनिफिट मिलता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।